हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं मानसी और आज हम हमारी सीयूईटी पीजी की फ्री सीरीज में अब हम पढ़ेंगे पीनोलॉजी। तो क्या होता है पीनोलॉजी? ये हम देखेंगे कि पीनोलॉजी क्या है, क्या क्या थ्योरीज हैं जो हमारी पीनोलॉजी में आती हैं, क्या इसकी एप्लीकेबिलिटी है, इंडियन लॉ में कहाँ पर ये एप्लीकेबल है। इन सभी चीजों को हम देखेंगे आज, ठीक है। सीयूईटी पीजी में आपका ये पिनोलॉजी 1 या 2 मार्क्स का आता है, 1 या 2 क्वेश्चंस आएंगे इससे मैक्सिमम। सिमिलरली आपके विक्टिमोलॉजी में भी 1 या 2 क्वेश्चंस ही आते हैं, ठीक है। जितने भी लोग सीयूईटी पीजी एलएलएम की एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर करिए, उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोई भी जो लॉ स्टूडेंट है या जो लॉ स्टूडेंट नहीं भी है बट जानना चाहते हैं कि पिनोलॉजी क्या है, कैसे पनिशमेंट्स दी जाती हैं हमारे लॉज के अंडर, और कैसे ये डिटरमाइन किया जाता है कि किस ऑफेंडर को कैसी पनिशमेंट देनी है, कितनी पनिशमेंट देनी है, उससे रिलेटेड अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप सभी ये वीडियोस देख सकते हैं। तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो क्या होता है पीनोलॉजी? व्हाट इज पीनोलॉजी? पीनोलॉजी एक हमारी थ्योरी ऑफ पनिशमेंट होती है जिसमें हम ये देखते हैं कि किस तरीके से और किस किस बेसिस पे हम किसी ऑफेंडर को पनिश करते हैं। अगर किसी इंसान ने कोई क्राइम किया है तो हम उसको कैसे पनिश करेंगे, किस बेसिस पे हम उसे पनिश करेंगे, उसकी स्टडी को हम कहते हैं पीनोलॉजी। काफी सारी थ्योरीज हैं पीनोलॉजी की जिसमें कि ये देखते हैं कि किस तरीके से अक्यूज को पनिश किया जाए। कंपोनेंट्स ऑफ पनिशमेंट क्या क्या होते हैं, इसकी स्टडी को भी हम पीनोलॉजी कहते हैं। तो पनिशमेंट कैसे दी जाए, किस लिए पनिशमेंट दी जाए? अगर किसी ने कोई लॉ को ब्रेक किया है, अगर किसी ने कोई लॉ ब्रेक किया है तो हम उसे पनिशमेंट देते हैं। ये लॉ कैसा होता है? ये लॉ जो होता है, ये लॉ होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड लॉ होना चाहिए। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 जो है आपका और आर्टिकल 20 क्लॉज 1 जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो कहता है, आर्टिकल 20 क्लॉज 1 कॉन्स्टिट्यूशन का बताता है कि पनिशमेंट सिर्फ किसी भी एग्जिस्टिंग लॉ को ब्रेक करने की ही मिल सकती है। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज की पनिशमेंट नहीं मिल सकती, और वो चीज डिराइव होती है आपकी पिनोलॉजी की थ्योरी से। उसके बाद पनिशमेंट किसको दी जाएगी? पनिशमेंट सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन को दी जा सकती है। किसी भी एनिमल को लॉ ब्रेक करने के लिए कोई पनिशमेंट नहीं दे सकता कोई भी लॉ। बट हाँ, किसी एनिमल ने, अगर किसी एनिमल की वजह से किसी दूसरे इंसान को हार्म हुआ है तो उस एनिमल के ओनर को पनिशमेंट दी जा सकती है। जब हम यहाँ पर्सन की बात करते हैं तो पर्सन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका नेचुरल पर्सन, विच इज ऑब्वियसली ह्यूमन बींग्स, एंड सेकेंड होते हैं आपके लीगल पर्सन, जो कि होती हैं आपकी कंपनीज या आपके पार्टनरशिप फर्म्स या एलएलपीज और वॉट एवर। तो पनिशमेंट या क्रिमिनल ऑफेंसेस के लिए लीगल पर्सन भी लाइबल हो सकते हैं, और जो नेचुरल पर्सन विच आर ह्यूमन बींग्स आर ऑब्वियसली कैन ऑल्सो बी हेल्ड लाइबल फॉर ब्रेकिंग एनी लॉ एंड कैन बी पनिश्ड। फिर हम बात करते हैं कि कौन पनिशमेंट दे सकता है। तो पनिशमेंट मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड एंड इम्पोज्ड बाय एन अथॉरिटी। कैसे होगा पनिशमेंट? क्या मैं या आप पनिशमेंट दे सकते हैं? किसी ने हमारे साथ अगर कुछ गलत किया और अगर हम जाके उसे पनिशमेंट देंगे तो वो पनिशमेंट नहीं होगी, इट इज नॉट अ लीगल पनिशमेंट। आप उसको रिवेंज टर्म में क्लासिफाई कर सकते हो, बट वो बदला हो सकता है, बट वो पनिशमेंट नहीं हो सकती। तो पनिशमेंट हमेशा कैसे होगी? एडमिनिस्टर होगी किसी लॉ के अंडर, और इम्पोज करेगा कौन? कोई अथॉरिटी जो कि जिसके पास एक लीगल पावर है या जिसके पास एक लीगल सैंक्शन है उसको इम्पोज करने का। तो कौन होती है, कौन सी अथॉरिटी होती है जो पनिशमेंट इम्पोज करती है? ये होती है आपकी जुडिशरी, या जो आपके जजेस होते हैं वो पनिशमेंट्स को इम्पोज करते हैं। इसके बाद जब भी कोई पनिशमेंट दी जाती है तो उसमें एक एलिमेंट ऑफ लॉस होना जरूरी है। What is this element of loss? Element of loss किसी भी तरीके का हो सकता है। This can be a monetary element of loss. Monetary कैसे होगा? Your fine is your monetary loss. अगर कभी किसी पे फाइन इम्पोज हो रहा है तो that is what? That is monetary loss. Physical loss में आपके आता है imprisonment. Obviously आपकी liberty यहाँ पर छीन ली जाती है। The accused does not have liberty to roam around. He is stuck in the four walls of a prison. What is this? This is your physical loss. जब हम बात करते हैं रेप्यूटेशन की, तो ऑब्वियसली व्हेन सम पर्सन इज कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस एंड इज सेंट टू द प्रिजन और इवन इफ अ फाइन इज इम्पोज्ड, रेप्यूटेशन का लॉस ऑटोमेटिकली अटैच हो जाता है। तो ये 4 कंपोनेंट्स जब पनिशमेंट के पूरे होते हैं तब माना जाता है कि किसी इंसान को पनिशमेंट मिली है। अब हम आते हैं कि हमारी थ्योरीज क्या क्या है पनिशमेंट की। पनिशमेंट की 2 थ्योरीज है।
एक होती है आपकी ट्रेडिशनल थ्योरीज और दूसरी होती है मॉडर्न थ्योरीज। दो टाइप्स ऑफ थ्योरीज हैं। इसके अंदर काफी सारी थ्योरीज आती हैं। ट्रेडिशनल थ्योरी में है आपकी रेट्रीब्यूटिव थ्योरी, डेटरेंट थ्योरी, इनकैपेसिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी में हाइब्रिड थ्योरी, सोशल थ्योरी, रेस्टोरेटिव थ्योरी एंड एक्सपिएशन थ्योरी। क्या होती हैं ये थ्योरीज, एक एक करके हम देखते हैं। जब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल में रेट्रीब्यूशन थ्योरी, रेट्रीब्यूशन थ्योरी का मतलब होता है एन आई फॉर एन आई। अगर आपने मेरी आंख निकाली है तो मैं भी आपकी आंख निकालूंगी। दिस इज रेट्रीब्यूशन थ्योरी। जिसने जो किया है एग्जैक्टली उसको हम वही करेंगे जाके। किसी ने मर्डर किया है तो उसकी सजा क्या होगी, डेथ पेनल्टी होगी। किसी ने रेप किया है तो उसकी सजा क्या होगी, या तो कैस्ट्रेशन होगी, या फिर अगर उसका जैसे पहले क्या होता था, पहले women was treated as the property of man. So in that situation, when we used to talk about retribution theory, if a woman has been raped, then the other person would do what? Uski jo relative hai, whoever is a female relative, uska rape they would have done. So that was retribution theory, and इसका जो consequence था या इसकी applicability जो थी, it was not very proper. This used to follow the principle of proportionality and just desert. जिसने जितना किया है उसको एग्जैक्टली उतनी ही सजा दी जाए, जो उसने किया है एग्जैक्टली उसको उतनी ही सजा दी जाए। ठीक है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेंजियंस एंड रेट्रीब्यूशन। वेंजियंस क्या होता है, वेंजियंस इज योर रिवेंज। रिवेंज कैसे होती है, रिवेंज होती है विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ होती है आपकी रिवेंज। कि किसी ने तुम्हारा मर्डर किया, तो मतलब किसी ने किसी का मर्डर किया तो उसने जाके भी उसके भाई का मर्डर कर दिया या उसके बाप का मर्डर कर दिया। दिस इज व्हाट, दिस इज योर रिवेंज। बट व्हेन वी टॉक अबाउट रेट्रीब्यूशन, दिस फ्लोज फ्रॉम लॉ। लॉ से मिलती है रेट्रीब्यूटिव थ्योरी की पनिशमेंट। अभी भी अगर आप आईपीसी में खोल के देखेंगे तो सेक्शन 302 के अंडर आईपीसी में डेथ अभी भी एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट की तरह प्रोवाइडेड है। तो वो क्या है, दैट इज स्टिल अ फॉर्म ऑफ रेट्रीब्यूटिव पनिशमेंट, बट वहां पे अब हमारे पास ऑल्टरनेटिव में लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट है। और हमने ऐसे रूल्स इवॉल्व कर लिए हैं कि डेथ इज टू बी गिवन इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस। बट ओरिजिनली जब आप अपना 1898 वाला सीआरपीसी अगर उठा के देखेंगे, 1898 का जो सीआरपीसी था उसमें इट वाज द रूल कि अगर मर्डर हुआ है तो मर्डर की पनिशमेंट विल बी डेथ पेनल्टी। बट नाउ ग्रेजुअली दैट हैज इवॉल्व एंड नाउ वी हैव ऑल्टरनेटिव सेट्स ऑफ पनिशमेंट्स। अगर आप मुस्लिम में शरिया लॉ उठा के देखेंगे, Sharia law basically derives its authority through what? Sharia law derives its authority through retributive theory, क्योंकि उसमें सारी punishments retributive ही होती हैं। अगर किसी ने चोरी किया तो हाथ काट दो, अगर किसी ने मर्डर किया है तो मार डालो। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज योर रेट्रीब्यूशन थ्योरी। नाउ नेक्स्ट थ्योरी इज डेटरेंस थ्योरी। डेटरेंस का क्या मतलब होता है, एक डर बनाना। डेटरेंस का मतलब होता है डर। समाज में लोगों के बीच में एक डर क्रिएट करना इज योर डेटरेंस थ्योरी। अगर किसी ने कोई ऑफेंस किया है तो उसको ऐसी सजा दो कि सोसाइटी में क्या हो, एक डर का माहौल बन जाए, जिससे कोई भी दूसरा इंसान वो सिमिलर ऑफेंस करने की गलती ना करे। तो डेटरेंस जो आपका होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है जनरल डेटरेंस एंड सेकंड इज योर स्पेसिफिक डेटरेंस। स्पेसिफिक डेटरेंस क्या होता है, जिस इंसान ने ऑफेंस किया है, द पर्सन हु इज द ऑफेंडर, पनिश हिम इन सच अ मैनर that after being punished he can never think of committing an offense। इस तरीके की सजा दो उसको कि दोबारा वो जीवन में सोच भी ना पाए कि वो ऑफेंस करेगा या कोई भी ऑफेंस करेगा। जनरल डेटरेंस क्या होता है, जनरल डेटरेंस होता है कि ऑफेंडर की सजा ऐसी हो कि सोसाइटी इतनी ज्यादा डर जाए कि सोसाइटी का कोई भी मेंबर उस ऑफेंस को फिर से करने के बारे में ना सोचे। ठीक है, तो इस तरीके के दो डेटरेंस की बात करती है डेटरेंस थ्योरी। फिर बट इसकी बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स है, इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। पहला क्या है, डेटरेंस सिर्फ डर क्रिएट करने के लिए क्या कर सकती है, किसी भी इंसान को, एनीवन और एवरीवन को इम्प्रिजन कर सकती है। किसी को भी जेल में डाल सकती है कि भाई इसको तो इम्प्रिजन करो, क्योंकि हमें क्या करना है, सोसाइटी में एक फियर क्रिएट करना है। फिर क्या करता है ये प्रोपोर्शनैलिटी के प्रिंसिपल को वायलेट कर सकती है। जैसे रेट्रीब्यूटिव थ्योरी में हम कह रहे थे कि जिसने जितना ऑफेंस किया है उसको उतनी सजा दी जाए, बट डेटरेंस थ्योरी जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी को भी वायलेट करके ये बोल सकती है कि डर क्रिएट करने के लिए उसने जो ऑफेंस किया है उससे भी कई गुना ज्यादा उसको पनिशमेंट दी जाए। फिर इसका तीसरा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इट में जस्टिफाई इम्प्रिजनमेंट ऑफ इनोसेंट पर्सन। बिना प्रॉपर ट्रायल का सिस्टम फॉलो करे या बिना या ये देखे कि जो सस्पेक्टेड पर्सन है वो एक्चुअली ऑफेंडर है भी या नहीं है,
बिना उसके भी डेटरेंस थ्योरी पनिशमेंट को जस्टिफाई करती है। क्यों? क्योंकि डेटरेंस क्रिएट करना है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, इनोसेंट पर्सन को भी ये लाइबल कर सकती है या पनिशमेंट दिलवा सकती है। उसके बाद इट डज नॉट कंसिडर द ज्योग्राफी ऑफ क्राइम। ये तो बोल रहा है कि अगर किसी को इम्प्रिजन कर दिया या अगर किसी को पनिशमेंट दे दी, तो वो इंसान कभी ऑफेंस ही नहीं करेगा। यही बेसिस है ना डेटरेंस थ्योरी का। तो फिर अगर प्रिजन में जब कोई ऑफेंस होते हैं, तो वो कैसे होते हैं? प्रिजन ऑफेंसेस को कैसे जस्टिफाई करेगी आपकी डेटरेंस थ्योरी? प्रिजन ऑफेंसेस को तो जस्टिफाई ही नहीं कर सकती डेटरेंस थ्योरी, ठीक है। प्रिजन ऑफेंसेस का जस्टिफिकेशन नहीं देती है आपकी डेटरेंस थ्योरी। इसके बाद जो आपके डिसएडवांटेज है यहाँ पे वो ये है, इट इज मिस्टेकन अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड चेंजिंग इफेक्ट। आज जिसको आपसे डर लग रहा है, आज पनिशमेंट की वजह से इफ अ डेटरेंस इज क्रिएटेड, दैट डेटरेंस विल नॉट हैव अ लाइफ लॉन्ग इफेक्ट। वो जो डेटरेंस है उसका इफेक्ट जो है, आज वो इंसान डरा है, कुछ दिनों बाद दैट पर्सन विल फॉरगेट द इफेक्ट ऑफ डेटरेंस, और हो सकता है कि वो फिर से वो ऑफेंस कर दे। बिकॉज इट इज ह्यूमन टेंडेंसी, इट इज ह्यूमन नेचर, कि जो भी पेन आपके साथ इन्फ्लिक्ट होता है, you tend to forget that pain with changing time, and this is not taken into consideration in the deterrence theory। फिर ये क्या करता है, it seeks monopoly over crime reduction। क्या कहती है deterrence theory? कि भाई मेरे आने से तो कोई क्राइम होगा ही नहीं, मैं सोसाइटी में इतना डर क्रिएट कर दूंगा कि मेरी मोनोपोली हो जाएगी। बट क्या मोनोपोली बन सकती है डेटरेंस थ्योरी से? मोनोपोली नहीं बन सकती डेटरेंस थ्योरी से, क्योंकि इवन आफ्टर गिविंग पनिशमेंट ऑन द बेसिस ऑफ डेटरेंस थ्योरी, crimes tend to happen in the society। फिर there is always problem of undeterrable। कुछ लोग इतने ढीठ होते हैं कि आप उनको कितनी भी सजा दे दो, they still tend to commit an offense, they are habitual offenders। so this theory fails to explain the problem of undeterrable as well, ठीक। now let's move to our third theory, this is incapacitation theory। डेटरेंस थ्योरी में हमारे प्रेजेंट लॉ में क्या क्या एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं? जो भी हमारे जो भी हमारे ग्रेव ऑफेंसेस हैं, उन सब की जब हम पनिशमेंट्स देखते हैं, जब हम रेप की पनिशमेंट देखते हैं, या फिर जब हम मर्डर की पनिशमेंट देखते हैं, तो और अभी इनफैक्ट 2018 के अमेंडमेंट एक्ट से रेप की पनिशमेंट्स को और ज्यादा बढ़ाया गया है। उसके पीछे का रीजन ही ये था कि डेटरेंस एक क्रिएट करें सोसाइटी में, जिससे लोगों को डर लगे सेक्सुअल ऑफेंसेस करने से पहले, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स व्हेन वी टॉक अबाउट डेटरेंस थ्योरी। 2018 अमेंडमेंट एक्ट से आपके आईपीसी में रेप के प्रोविजंस की पनिशमेंट जो है उसको इंक्रीज कर दिया गया है, ठीक। नाउ लेट्स मूव टू इनकैपेसिटेशन थ्योरी। इनकैपेसिटेशन थ्योरी क्या करती है? इनकैपेसिटेशन थ्योरी एक प्रेडिक्टिव सेंटेंसिंग की बात करती है। क्या होती है प्रेडिक्टिव सेंटेंसिंग? ये कहती है कि आप पहले से ही प्रेडिक्ट कर लो, अगर किसी इंसान ने कोई क्राइम करा है या कोई इंसान ऐसा है जो एक ऑफेंस कमिट कर सकता है, तो उसको प्रेडिक्ट कर लो कि वो इंसान जो है वो ऑफेंस कर सकता है, और उसको क्या करो, उसको जेल में डाल दो। नाउ प्रेडिक्टिव सेंटेंसिंग कैन बी डन इन टू वेज। पहले तो वो लोग होते हैं जो ऑलरेडी एक ऑफेंस कमिट कर चुके होते हैं। देयर आर पीपल हु हैव ऑलरेडी डन एन ऑफेंस, ठीक है, दे आर ऑलरेडी डन एन ऑफेंस, और क्या है, दे आर रिलीज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर सेंटेंस। उनका सेंटेंस जो है, कन्विक्शन हो गया, सेंटेंस जो है वो खत्म हो गया, उसके बाद उनको छोड़ दिया गया है। तो ऐसे लोगों की ऑलरेडी एक लिस्ट होती है जो पुलिस स्टेशन के पास होती है। तो पुलिस स्टेशन शुड should keep in mind that there are these certain people who can commit a similar offense, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आप प्रिडिक्टिव सेंटेंसिंग कर सकते हो। और कुछ मिसक्रिएंट्स होते हैं सोसाइटी के, जो अननेसेसरी न्यूसेंस क्रिएट करते हैं सोसाइटी में, जिनका एक आइडिया रहता है, तो उनके लिए भी आप प्रिडिक्टिव सेंटेंसिंग को अप्लाई कर सकते हो। जो आपके प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज होते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज बेसिकली आपके प्रेडिक्टिव सेंटेंसिंग के थ्रू ही फ्लो करते हैं, या इनकैपेसिटेशन थ्योरी को ही फॉलो करते हैं। बट इसकी काफी सारी शॉर्ट कमिंग्स हैं। आप ऐसे ही बिना किसी की ट्रायल के सिर्फ एक क्या बोलते हैं, एक प्रिजम्पशन क्रिएट करके दैट समवन हैज कमिटेड एन ऑफेंस, यू कैन नॉट गो अहेड एंड इम्प्रिजन देम। सिमिलरली आपका पहले एक इंडियन ट्राइब्स एक्ट करके भी था, जिसमें हैबिचुअल ऑफेंडर्स
को उन्होंने कुछ ट्राइब्स थी, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, राइट, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट करके एक एक्ट था जिसमें उन्होंने सर्टेन ट्राइब्स को डिफाइन कर दिया था कि ये जो ट्राइब्स हैं ये क्या है, ये हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, और अगर कोई इस टाइप का पर्टिकुलर ऑफेंस हो रहा है तो ये इस ट्राइब ने ही करा होगा. सो दिस वाज ऑल व्हाट, दिस वाज फ्लोइंग थ्रू योर इनकैपेसिटेशन थ्योरी. But is this theory justified punishing anyone without actually knowing if he has committed the crime? आप बहुत सारे इनोसेंट लोगों को भी यहाँ पर पनिश कर रहे हो. इसकी दो शॉर्ट कमिंग्स है. पहली क्या, कि देयर इज डिफिकल्टी इन प्रेडिक्टिंग डेंजरसनेस. आप कैसे प्रेडिक्ट करोगे कि कोई इंसान कितना डेंजरस है, या किसी इंसान ने एक्चुअली ऑफेंस करा भी है या नहीं करा है. हाउ विल यू प्रेडिक्ट इट? देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ फॉल्स पॉजिटिव. आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कोई इंसान ऑफेंस करेगा, बट एक्चुअल में उस इंसान ने ऑफेंस करा ही नहीं है, या वो इंसान ऑफेंस करने ही नहीं वाला था. सिमिलरली देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ फॉल्स नेगेटिव. इफ यू आर थिंकिंग कि एक पर्सन है जो ऑफेंस नहीं करेगा, एक्चुअल में उसी ने ऑफेंस करा था, या एक्चुअल में वही ऑफेंस करने जा रहा था, देन बोथ दीज प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट. उसके बाद जो सेकंड प्रॉब्लम है वो क्या है, फेयरनेस रिक्वायरमेंट्स आर नॉट फुलफिल्ड. आप ट्रायल नहीं दे रहे हो, आप जस्टिस फेयरली नहीं कर रहे हो. जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रेडिक्शन, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रोबेबिलिटी, you are punishing some person or you are sentencing some person. So this is not right. ठीक है, this is the disadvantage of your incapacitation theory. Then we come to rehabilitation theory. What is rehabilitation theory? Rehabilitation theory के aims ये हैं कि it wants to meet correctional needs of the offender. Offender की correctional needs क्या है, उनको fulfill करना चाहती है आपकी rehabilitation theory. फिर क्या करना चाहती है, एक लास्टिंग सोल्यूशन देना चाहती है. इस तरीके से रिहैबिलिटेट करो ऑफेंडर को सोसाइटी में कि वो परमानेंटली बहुत अच्छा इंसान बन जाए, वो डकैत से साधु बन जाए और सोसाइटी में बहुत अच्छे से रहने लगे. फिर एम करती है एट चेंज ऑफ हार्ट ऑफ ऑफेंडर, वही कि उसका दिल परिवर्तित कर दो, उसको इस तरीके से पनिशमेंट ऐसी होनी चाहिए कि पनिशमेंट होने के बाद वो इंसान बदल के एक बहुत ही अच्छा इंसान बन जाए. फिर क्या करेंगे, उसका लास्ट में सोशल री इंटीग्रेशन करेंगे, पनिशमेंट के बाद उसको सोसाइटी में वापस री इंटीग्रेट करा जाए. मैं आगे बढ़ूं उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. ठीक, चलिए. ऑल्सो एक और चीज बतानी थी मुझे. लेट मी टेल यू दिस इन द मिडल ऑफ द क्लास ओनली. वी आर ब्रिंगिंग मास्टर क्लासेस फॉर CUET PG लॉ. ये 10 डेज का सेशन होगा और इसमें हम क्वेश्चंस के बेसिस पे, सिर्फ क्वेश्चंस के बेसिस पे आपके पूरे सिलेबस को कंप्लीट करा देंगे. जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके CUET PG LLM एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, उन सभी को हम यहाँ कवर कराएंगे. 20 घंटे की क्लासेस होंगी आपकी, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा हर क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर मिलेगा. ठीक है, और ये क्लास जो है आपकी ये शुरू होने वाली है 12 फेब से. 12 फेब से 23 फेब तक ये क्लास चलेगी, और फर्स्ट क्लास जो कि 12 फेब को होने वाली है वो सभी के लिए फ्री है. फर्स्ट क्लास जो 12 फेब को होगी वो सभी के लिए फ्री है. उसके लिए आप पोर्टल पे जाके अपने आप को रजिस्टर करके क्लास अटेंड कर सकते हैं. वो कैसे करना है वो मैं आपको अभी दिखा दूंगी आफ्टर वी आर डन विद द क्लास. ठीक है, चलिए. रिहैबिलिटेशन थ्योरी पे थे हम, तो अब हम आगे बढ़ते हैं रिहैबिलिटेशन थ्योरी में ही. हाँ, स्टेप्स क्या क्या किया जाता है, कैसे हम किसी ऑफेंडर को सोसाइटी में रिहैबिलिटेट कर सकते हैं या सोसाइटी में वापस री इंटीग्रेट कर सकते हैं. उसके लिए कुछ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती हैं जो आप उसे दे सकते हो. कुछ थेरेपीज हैं, कैसे बिहेवियर को रेगुलेट करना है, कैसे सोसाइटी में आपका कैसा बिहेवियर होना है. उसके लिए कुछ एंगर मैनेजमेंट प्रोग्राम्स होते हैं जो कि ऐसे लोगों को दिए जाते हैं. उसके अलावा कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करवा के, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग दे के, और साथ में स्टेट को एक जॉब क्रिएशन करना पड़ेगा. कुछ ना कुछ फॉर्मेट ऑफ जॉब्स क्रिएट करने पड़ेंगे जिससे कि ये इंसान जिसने ऑफेंस किया था, आफ्टर दैट पर्सन इज रिलीज्ड फ्रॉम द प्रिजन, उसके बाद क्या मिल सके उसको, उसके बाद उसके पास कोई काम हो करने के लिए, कोई जॉब हो उसके पास. ठीक है, फिर इसकी शॉर्ट कमिंग्स क्या है या इसके डिसएडवांटेजेस क्या है. इसके एफर्ट्स जो हैं काफी लोकलाइज्ड हैं. जहां पर क्या है, जहां पर जिस एरिया में जितने लोगों को आप रिहैबिलिटेट कर रहे हो बस उतने ही लोगों पर इसका इम्पैक्ट है. सोसाइटी पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है. जैसे डेटरेंस में लोगों को डर लग रहा था और एक डर बनाया जा रहा था, उस तरीके की कोई भी चीज यहाँ पर नहीं है. फिर एम्पेरिकल एविडेंस लैकिंग है कि एक्चुअल में कितने लोग रिहैबिलिटेट हो पाए या कितने लोगों को फर्क पड़ा इस चीज से, उसके लिए हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है. और फिर प्रॉब्लम ऑफ अनरिफॉर्मेबल तो यहाँ भी है.
कुछ लोग होंगे जिनको हम सब थेरेपीज दे देंगे, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करवा लेंगे, एंगर मैनेजमेंट करवा लेंगे, सब करवा लेंगे, पर फिर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं सुधरेंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो फिर से ऑफेंस करेंगे, दे विल अगेन कमिट एन ऑफेंस, देन दैट पोर्शन इज आल्सो नॉट जस्टिफाइड थ्रू दिस थ्योरी। उसके बाद दिस क्रिएट्स एन एक्स्ट्रा बर्डन ऑन दी स्टेट इकोनॉमी, स्टेट की इकोनॉमी पे एक एक्स्ट्रा बर्डन क्रिएट कर रही है कि आपको नए जॉब्स क्रिएट करने हैं, आपको थेरेपी सेंटर्स खोलने हैं, आपको एंगर मैनेजमेंट प्रोग्राम्स करवाने हैं। तो इसकी वजह से this theory or this form of punishment also creates a burden on the society. अब the other question is, how is this a punishment? How is this a punishment? क्योंकि यहाँ पर तो आप रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करवा रहे हो, पढ़ा रहे हो, ट्रेनिंग दे रहे हो, एंगर मैनेजमेंट करा रहे हो, थेरेपीज दे रहे हो, तो ये पनिशमेंट कैसे हुई? पनिशमेंट ऐसे है बिकॉज यू आर, योर लिबर्टी इज कंस्ट्रेन्ड ओवर हियर ऑल्सो, आपकी लिबर्टी जो है उसको हम यहाँ भी कंस्ट्रेन कर रहे हैं। You have to live in this institution, you have to live there only, you cannot meet your family as frequently, you cannot go to your home as frequently, ठीक है? So that is why this is also a form of punishment, ठीक? Now we come to our modern theories. Modern theories हमारी तीन टाइप्स की थी, जिसमें से पहली जो है आपकी, that is our hybrid theory. Hybrid theory का क्या मतलब है? Hybrid theory is a mix of two or more theories. जितनी भी हमने अभी तक ऊपर थ्योरी पढ़ी, उनमें से किसी भी दो या दो से ज्यादा थ्योरीज को अगर हम मिला के और लॉ में इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो दैट इज व्हाट, दैट इज योर हाइब्रिड थ्योरी। और हम देखते हैं हमारे लॉज में काफी सारी थ्योरीज का इनकॉर्पोरेशन देखने मिलता है। इनकैपेसिटेशन के बेसिस पे हमारे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज हैं, उसके बेसिस पे आपकी क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट था, उसके बेसिस पे यूएपीए में कुछ प्रोविजंस हैं जहां पर हम इनकैपेसिटेशन थ्योरी को फॉलो करते हैं। तो जब हम आईपीसी की बात करते हैं, तब हमारे मोस्ट ऑफ द आईपीसी के लॉज जो हैं वो या तो आपके डेटरेंस थ्योरी से फ्लो करते हैं, या कुछ हैं जो आपके रेट्रीब्यूटिव थ्योरी से भी फ्लो करते हुए आपको देखने के लिए मिलेंगे। और कुछ जो माइनर प्रोविजंस हैं, जो माइनर ऑफेंसेस हैं, या जब जुवेनाइल्स कोई ऑफेंस करते हैं, जब हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की तरफ देखते हैं, तब आपको वहां पर देखने के लिए मिलेगा कि हम रिहैबिलिटेटिव थ्योरी को भी फॉलो करते हैं। वहां पर प्रॉपर इम्प्रिजनमेंट नहीं होता। अगर 18 साल से कम का कोई बच्चा है जिसने कोई ऑफेंस करा है, तो वहां पर हम क्या फॉलो कर लेते हैं? वहां पर हम हमारा रिहैबिलिटेटिव थ्योरी को भी फॉलो कर लेते हैं। तो दिस इज हाइब्रिड थ्योरी व्हेन यू मिक्स टू और मोर थ्योरीज इन योर लीगल सिस्टम। फिर आती है सोशल थ्योरी। सोशल थ्योरी क्या है? सोशल थ्योरी की प्रोपोनेंट है बारबरा हडसन, जो कि एक यूके की क्रिमिनोलॉजिस्ट है। ये थ्योरी ये बोलती है कि आप सिर्फ रिहैबिलिटेटिव थ्योरी को माइंड में मत रखो, या सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी के प्रिंसिपल को फॉलो मत करो, अपने आप को सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी के प्रिंसिपल पर नैरो डाउन मत करो या कंस्ट्रेन मत करो, बट देखो एक लार्जर सोशल सेटिंग पर, पूरी सोशल सेटिंग पे देखो। रिहैबिलिटेशन को आप तो फॉलो कर ही रहे हो, बट साथ में एक लार्जर सोशल सेटिंग को देखो। क्रिएट करो पॉलिसीज जिसमें कि हाउसिंग, फूड एंड जॉब सबको मिल सके, जिसकी वजह से क्या हो? जिसकी वजह से प्रिवेंशन ऑफ क्राइम हो। फोकस ऑन प्रिवेंशन ऑफ क्राइम एंड यूज लेस कस्टडी। जब क्राइम कम हो जाएगा, जब आपकी सोसाइटी इतनी अच्छी होगी कि सबके पास फूड, हाउसिंग एंड जॉब होगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? आपकी सोसाइटी का क्राइम जो है वो कम हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में अगर आपको कभी किसी को पनिशमेंट देने की जरूरत भी पड़ती है, तो आपको रिहैबिलिटेशन थ्योरी के हिसाब से लोगों को पनिशमेंट देनी चाहिए, ठीक है? लार्जर सोशल सेटिंग की तरफ देखते हुए, हाउसिंग, फूड एंड जॉब सबको प्रोवाइड करते हुए, रिहैबिलिटेशन थ्योरी को फॉलो करते हुए, you should give punishment to an offender. This is social theory. इसकी proponent is Barbara Hudson. This is a very new theory. New theory. Then we come to restorative theory. Restorative theory बोलती है that there are three stakeholders of any crime. There are three stakeholders of any crime. First is the accused or the offender. Second is your victim. And third is your community. Restorative theory says कि whenever an offense is committed, there are these three stakeholders of any offense. तो जब भी कोई offense commit हो रहा है, उसके बाद all these three stakeholders
should be put back to the situation where they would have been if offense would not have been committed. इनको वापस उस situation में पहुंचाया जाए जहां पर वो होते अगर कोई ऑफेंस नहीं हुआ होता उनके अगेंस्ट तो। ठीक है, तो जैसे कि अगर अक्यूज है जिसने ऑफेंस किया, अगर उसने ऑफेंस नहीं किया होता तो वो किस पोजीशन पे होता, वो वापस वहीं पहुंचे। विक्टिम जो कि सफरर है ऑफ एन ऑफेंस, वो वापस कहाँ पहुंचे, उस जगह पे जैसे उसके साथ कोई ऑफेंस ही ना हुआ हो। और कम्युनिटी या सोसाइटी जिसके ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है तो उसके माइंडसेट को भी हम कहाँ लेके जाएं, वापस उस जगह पर जैसे कि कोई ऑफेंस हुआ ही ना हो। इन सबको हमें क्या करना है, हमें रीस्टोर करना है इनको बैक टू द पोजीशन वेयर दे वर। ठीक है, क्या एम करता है कि विक्टिम का सेटिस्फैक्शन हो, विक्टिम को कॉम्पेंसेशन दिया जाए, विक्टिम को रिहेबिलिटेट और रीस्टोर किया जाए सोसाइटी में वापस वैसे ही जैसे कि वो था। विक्टिम को कॉम्पेंसेशन दो, अक्यूज्ड को बोलो कि विक्टिम को कॉम्पेंसेशन दे जो भी उसने रॉन्ग किया है उसके लिए। ठीक है, फिर एंगेजमेंट विद यंग ऑफेंडर्स, कोई यंग ऑफेंडर है या कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो उसको क्या करा जाए, उसको रिहेबिलिटेट करके रिस्टोर करा जाए सोसाइटी में बिल्कुल वैसे ही जैसे कि उसने कुछ नहीं किया हो। ठीक, फिर इंक्रीज करें कॉन्फिडेंस इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऐसा हो कि लोगों का उसमें एक फेथ हो, कि उनको पता हो कि हम अगर जाएंगे जस्टिस सीख करने तो हमारा भला ही होगा। बहुत बार लोग क्या कहते हैं कि हम क्यों एफआईआर फाइल करें, क्यों जाएं हम कोर्ट में, लंबी प्रोसेस है, टाइम वेस्ट होगा, हमारा कुछ भला नहीं होगा। तो वो यहाँ पे कहती है रेस्टोरेटिव थ्योरी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों को एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। जस्टिस टू विक्टिम शुड बी द सेंट्रल गोल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि विक्टिम को रिस्टोर करे, सबसे पहले विक्टिम को रिस्टोर करे। उसके बाद जब विक्टिम रिस्टोर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो बची हुई सोसाइटी है दैट विल ऑल्सो गो बैक एंड रिपेयर रप्चर्ड सोशल बॉन्ड्स। उसके थ्रू आप जो आपके सोशल बॉन्ड्स क्राइम होने की वजह से सोसाइटी में जो एक सोशल बॉन्ड रप्चर हुआ है उसको भी हम यहाँ से हटा सकें। फिर आती है हमारी एक्सपिएशन थ्योरी। एक्सपिएशन थ्योरी क्या बोलती है, ये बोलती है टू पे फॉर द सिन कमिटेड, टू मेक श्योर, एक्सक्यूज मी, to make sure that any person who has committed an offense makes any economic compensation to the victim or their family। सिर्फ पेनल्टी या सिर्फ इम्प्रिजनमेंट के थ्रू कभी भी चीजें क्योर नहीं हो सकती। विक्टिम के साथ जो रॉन्ग हुआ है उसके लिए कॉम्पेंसेशन इज वेरी मच नेसेसरी। सो एक्सपिएशन थ्योरी सेज कि ऑलवेज विक्टिम विटनेस शुड बी, accused should be liable to pay compensation or to pay fine also। ठीक है, this is your expiation theory। इसके basis पे now we have section 357, 357, not 375, 357, 357 का A and 357 का B, which all talks about giving compensation to the victim, CRPC। ठीक, now we come to social reintegration process। what is social reintegration process, कैसे हम जो भी अक्यूज्ड है उसको, अगर कोई कॉन्विक्टेड पर्सन, नॉट अक्यूज, कोई ऑफेंडर है, कोई ऑफेंडर है जो कि क्या है, कॉन्विक्टेड है, तो हम उसका सोसाइटी में री इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं, उसके लिए देर आर सर्टेन थिंग्स। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आईपीसी का चैप्टर 3 इज पनिशमेंट्स, विच टॉक्स अबाउट वेरियस फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट्स which are provided under Indian Penal Code। इसमें 5 forms of punishments होती हैं। There is life imprisonment, there is death, there is imprisonment। Imprisonment can be of 2 kinds, simple imprisonment and rigorous imprisonment। फिर होता है आपका फाइन और फिफ्थ होता है आपका forfeiture of property। तो पूरे जो आपके सेक्शंस है, सेक्शन 53 टू सेक्शन 75 टॉक्स अबाउट टाइप्स ऑफ पनिशमेंट, कि अगर किसी को आपको फाइन इम्पोज करना है तो वो फाइन कैसे इम्पोज किया जाएगा, फाइन के डिफॉल्ट में इम्प्रिजनमेंट देना है तो कैसे दिया जाएगा, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होता है, इंक्रीज्ड कॉन्विक्शन या इंक्रीज सेंटेंसिंग कब की जा सकती है, ऑल ऑफ दैट इज प्रोवाइडेड इन
दिस चैप्टर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सोशल री इंटीग्रेशन पे। तो अगर कोई ऑफेंडर है जो कि कॉन्विक्टेड है या अपना सेंटेंस सर्व कर रहा है, तो उसका री इंटीग्रेशन इन 4-5 तरीकों से हो सकता है। पहला होता है रेमिशन। रेमिशन कब होता है? ऑन द बेसिस ऑफ गुड कंडक्ट। या तो जो कन्विक्टेड पर्सन है वो खुद एक एप्लीकेशन दे सकता है स्टेट गवर्नमेंट के पास या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि उसका सेंटेंस जो है वो कम कर दिया जाए, या फिर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो कि आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है, अगर उसको ठीक लगेगा तो वो खुद से कॉन्विक्टेड पर्सन का या ऑफेंडर का जो टर्म है उसको कम कर सकता है। फिर होती है परोल। परोल क्या होती है? हर 6 महीने में, इन एवरी 6 मंथ्स, ऑलमोस्ट एक वीक की 7 days to 15 days के बीच में एक लीव दी जाती है कि आप जाके अपनी फैमिली से मिलाओ और जो आपके सोशल बॉन्ड्स हैं उनको आप इंटैक्ट रख सको, इसके लिए ये लीव दी जाती है। बट डिपेंड्स ऑन दी ऑफेंस, डिपेंड करता है कि आपने ऑफेंस कौन सा किया था। और ज्यादा ग्रेव ऑफेंसेस के लिए जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा परोल मिले, या फिर परोल मिलेगी तो कम दिन की मिलेगी या ज्यादा ड्यूरेशन के बाद मिलेगी। ये परोल, फरलो, ओपन जेल और आफ्टर केयर के जो रूल्स होते हैं ये हर स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग बनाती है। फिर फरलो क्या होता है? फरलो होती है स्पेशल लीव। स्पेशल लीव का क्या मतलब है? अगर जो अक्यूज है उसके, अक्यूज नहीं, जो ऑफेंडर है या जो कॉन्विक्टेड पर्सन है उसके पेरेंट्स को कुछ हो गया है, दे आर, समवन हैज डाइड इन हिज फैमिली, समवन वेरी क्लोज टू हिम इज गेटिंग मैरिड और समथिंग लाइक दैट, उसकी तबीयत खुद बहुत ज्यादा खराब है, तो एक स्पेशल लीव मिलती है, उसको हम कहते हैं फरलो। इसके थ्रू भी आपका सोशल री इंटीग्रेशन होता है। फिर ओपन जेल्स का भी कॉन्सेप्ट है जो कि स्वामी संपूर्णानंद ने दिया था। यहाँ पर काफी जगहों पे ओपन जेल्स होती हैं, राजस्थान में भी हैं, एमपी में भी हैं। तो ओपन जेल्स में क्या होता है? आपका एक टाइम फिक्स्ड होता है, आपको सुबह 7 बजे या 8 बजे रिपोर्ट करना है जहां भी आपका प्रिजन है वहां पर, और फिर वहां से आप काम करने जाओगे, और फिर काम करने के बाद वापस आप शाम को 7-8 बजे यू कैन गो बैक टू योर ओन हाउस। ठीक है, बट कुछ कंडीशंस होती हैं कि आप शहर नहीं छोड़ सकते, आप शहर के बाहर नहीं जा सकते, शहर की कुछ बाउंड्रीज या सेट लिमिट्स होती हैं, उसी में आप रह सकते हो, उसके बाहर आप नहीं जा सकते। और अगर आप ऐसी कोई कंडीशन का ब्रीच करते हो तो फिर आपको फुल इम्प्रिजनमेंट फुल इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है। आफ्टर केयर होती है जब आफ्टर योर कन्विक्शन हैज एंडेड, आफ्टर यू हैव सर्व्ड योर सेंटेंस, उसके बाद देयर इज द प्रोविजन ऑफ आफ्टर केयर। आफ्टर केयर के बाद आपको आफ्टर केयर कैसी होती है कि जिस तरीके से आपको सोसाइटी में रीस्टोर किया जा सके, जो ऑफेंडर है उसको सोसाइटी में रीस्टोर किस तरीके से किया जाए, उसको लेके आफ्टर केयर के कुछ प्रोविजंस होते हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड गाइस, दिस वाज पिनोलॉजी। ठीक है, सीयूईटी पीजी की मास्टर क्लासेस के बारे में आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू गाइस। मास्टर क्लासेस शुरू हो रही हैं हमारी सीयूईटी पीजी लॉ की। फर्स्ट क्लास होगी 12 फेब को, विच विल बी ओपन फॉर ऑल। 10 क्लासेस में, 10 सेशंस में हम क्या कराएंगे? 10 डेज में, 10 डेज में हम आपके जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सबके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू आपका पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे, और सारे सारे ऑप्शंस का, सारे क्वेश्चंस का आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। और ये क्लासेस जो है ये आपकी ऑलमोस्ट 20 आवर्स की होंगी। ठीक है, 12 फेब को स्टार्ट हो रहा है। 23 फेब तक चलेगा। अगर आप इसके लिए एनरोल कराना चाहते हैं तो आप, एक सेकेंड, टॉप रैंकर्स की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन कोर्सेज पे, 1 सेकेंड, ऑनलाइन कोर्सेज पे जाके, अरे, ऑनलाइन कोर्सेज पे जाके लॉ पीजी पर जाके एलएलएम पे क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं और एनरोल करा सकते हैं, जिसमें भी आपको एनरोल कराना है। हम साथ में लॉ ऑफिसर एग्जाम्स की भी प्रेपरेशन कराते हैं और सभी एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम्स की भी तैयारी कराते हैं। तो ये ऐसे भी आप हमारे साथ रजिस्टर कर सकते हैं, या किसी भी एग्जाम की अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ एनरोल कर सकते हैं। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रेपरेशन, टेक केयर।